जो कि लूसी, जिसकी रिप्रेजेंटेशन लूसी है। रिकॉल टू लाइफ डॉक्टर मैनट है, जो कि एक दोबारा अपनी लाइफ की तरफ आते हैं। वो भूल गए 18 साल रहने के बावजूद कि वो कभी डॉक्टर थे। वो अपने आप को ही भूल चुके हैं, बल्कि वो कहता है कि मैं शू मेकर हूं। ये तो लूसी है। और डिफार्ग और जार्विस लोरे कहता है कि तुम अपनी मोहब्बत से, अपनी अफेक्शन से, केयर से डॉक्टर मैनट को ठीक कर सकती हो। और वाकई ही उसकी अफेक्शन से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो फिर एक डॉक्टर बन जाता है और फिर वो विटी बातें करता है, अच्छी बातें करता है। इवन कि जब चार्ल्स डार्ने का पता चलता है, वो अपना डिस्क्लोज करता है, तो वो कहते हैं कि 9 दिन वो वैसे ही होश में नहीं आता, वो फिर शू मेकर ही बन जाता है। फिर वो बाद में उसे होश आती है कि वो लूसी का फादर है। एक्ट 2 गोल्डन थ्रेड को जाहिर करता है। एक्ट 1 का मैंने बता दिया, लिख लें, साथ साथ पॉइंट्स लिख लें, ये पॉइंट्स आपको वहां पे एग्जाम में याद रहेंगे। एक्ट 1 रिप्रेजेंट करता है रिकॉल्ड टू लाइफ, कि लाइफ को, कि एक इंसान का दोबारा लाइफ की तरफ आना डॉक्टर मैनट को शो करता है, उसकी लाइफ को शो करता है कि 18 साल उसने प्रिजन में गुजार दिए। एंड ही बीन इन प्रिजन सिंस 18 years, फॉर 18 years ही बीन इन प्रिजन। वो इम्प्रिजन रहा कितने साल? 18 साल। एक्ट 2 में हम देखते हैं कि गोल्डन थ्रेड उसकी हेडिंग है। उसका मतलब है कि लूसी सारे रिलेशन को कैसे अपने अंदर समो लेती है, उनको इकट्ठा करती है, इंटीग्रेट करती है। ये लूसी को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा द ट्रैक्स ऑफ स्टॉर्म। तीसरे एक्ट के अंदर एक स्टॉर्म आता है, एक पूरा सीन दिखाया गया जहां रेवोल्यूशनरीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ किसकी? मैडम डिफार्ग। मैडम डिफार्ग जो है, उसकी लीडरशिप के अंदर हमने देखा कि रेवोल्यूशनरीज कितने एक्टिव हैं और कैसे लोगों को मार रहे हैं। आज हम 2 असाइनमेंट पढ़ेंगे। एक असाइनमेंट हम पढ़ेंगे कि ऑटोबायोग्राफिकल नोट एंड ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ इन अ टेल ऑफ द ट्रू सिटी। इन द टेल ऑफ अ ट्रू सिटी ऑटोबायोग्राफिकल जो लाइफ है वो कैसे दिखाई गई है, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स डिकन एक रिफॉर्मर है। लिख लें, क्वेश्चन अगर आता है वो पूछता है हमसे कि राइट अ डिटेल नोट चार्ल्स डिकन और डिस्कस चार्ल्स डिकन एज अ रिफॉर्मिस्ट, हिस्टोरियन, नॉवलिस्ट। अगर एज अ नॉवलिस्ट पूछे तो यही असाइनमेंट लगानी है, अगर हिस्टोरियन पूछे तो यही असाइनमेंट लगानी है, रिफॉर्मर पूछे तो यही लगानी है। नोट कर ले। एक और तरीका है, वो बाज़ का तो और तरीके से भी पूछता है हमसे। वो क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ल्स डिकन की टेक्निक क्या है, किस किस चीज को वो यूज करता है, कौन कौन सी टेक्निक्स को वो यूज करता है। तो इसमें वो एज अ रिफॉर्मर भी है, हिस्टोरियन भी है, उसके ऊपर भी ये लग जाएगी। क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन उसके ऊपर लगता है हेडिंग अपने माइंड में रखें, कोशिश करें कि उसकी इंटरप्रिटेशन खुद अपने इजी वर्डिंग में कर दें, तो एग्जामिनर ज़्यादा मुतासर होता है। अगर आप रट्टा हूबहू वहाँ पे ले जाएंगी तो रट्टा भूल जाता है, ये माइंड में रखिएगा। तो पहली असाइनमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माइंड में रखें कि 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है। पहले एक्ट का नाम क्या है? रिकॉल टू लाइफ। दूसरे एक्ट का नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेड। तीसरे एक्ट का नाम क्या है? अ ट्रैक ऑफ स्टॉर्म, के जिसमें रेवोल्यूशन आता है, खून बहता है, लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं। और बड़ी मुश्किल से आपने देखा कि लूसी मैनट, उसके बाद जार्विस लोरे, और फिर हमने देखा कि जो डॉक्टर मैनट है, ये सारे बड़ी मुश्किल से, और मिस प्रोस जो है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आते हैं। और कितनी ख़तरनाक सिचुएशन थी, चार्ल्स डार्ने को कितनी मुश्किल से बचाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये असाइनमेंट लिखने से पहले ज़रा एक इंट्रोडक्शन और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपका इंट्रोडक्शन बड़ा रिफाइंड होना चाहिए और आपका कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया और पहले के 2 पैराग्राफ जो हैं वो बड़े अच्छे से उसको सिस्टमेटिक कर लिया, अच्छा लिख लिया, और उसमें आपने ओवरऑल डिटेल बता दी, पूरा जो कुछ नावल में है वो बता देंगे, तो वो मुतासर हो जाएगा कि इसको आता है। वो पढ़ेगा तो फिर ऐसे पेंसिल चलाएगा, ओके ओके की।
एक दफा अगर वो टिक करता है पेंसिल से ठीक, तो उसका मतलब है 1 नंबर। जितनी वो टिक करता जाएगा आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा जानदार होना चाहिए। देखें, हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं आज, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकन एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट। सोशल रिफॉर्मर, चार्ल्स डिकन एज अ सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है जी, हम ये करेंगे। दूसरा नोट करें, आपको क्वेश्चन आएगा पीयू में 1990 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ नोट ऑन डीकन एज अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर पे कहता नोट लिखो। तो ये जो अभी मैं पॉइंट बताऊंगा यही आपने लिख देने, इसको एक्सप्लेन कर देना है और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डीकन पोजिशन एज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटर ऑफ द टाइम। BZU में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डीकन पोजीशन एज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटर। अगर वो पूछता है कि जो डीकन है वो ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटर है, तो आप उसके ऊपर यही असाइनमेंट लगाएंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये लिख लें ताकि आपको फिर नीचे उसकी हेडिंग लिखवाऊंगा। द फाइनल स्ट्रेस में फॉल ऑन डीकन। ये आप इनको पढ़ें, देखें, मैं भी अब इससे गैस करूंगा कि ये कौन सा इसके ऊपर लगेगा और आपने भी गैस करना है कि इसके ऊपर कौन सा लगेगा। कमांड ऑफ वर्ड के डीकन की कमांड क्या है, वो वर्ड कैसे सिलेक्ट करता है, फ्रेज, रिदम, इमेजेस, इन केस एंड रेंज देयर इज श्योरली ऑन ग्रेटर मास्टर ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट शेक्सपियर, कि बहुत ग्रेटेस्ट मास्टर है इंग्लिश का सिवाय शेक्सपियर के। इसका मतलब है कि चार्ल्स डिकन बहुत बड़ा है लेकिन शेक्सपियर से नीचे है, जितना भी बड़ा है। ठीक है, कि बहुत अजीम है, शेक्सपियर से नीचे है। ये ओवरऑल इसकी ट्रांसलेशन है। इज दिस अ ट्रू एस्टिमेट ऑफ द डिकन एज अ नॉवेलिस्ट? क्या डिकन एज अ नॉवेलिस्ट ये ट्रू एस्टिमेट है कि ये बहुत बड़ा राइटर है लेकिन शेक्सपियर से कम है? क्या आप इसको एज अ ट्रू मानते हो, इस स्टेटमेंट को, डिकन एज अ नॉवेलिस्ट को? आप क्या ये अच्छी एस्टिमेशन है, क्या ये अच्छा अंदाजा है? तो ये भी उस पर ही लगेगा। जब नॉवेलिस्ट का वर्ड आ गया तो आपने लिखना है चार्ल्स डिकन एज अ गुड नॉवेलिस्ट, तो वो एक अच्छा नॉवेलिस्ट है। जब अच्छा नॉवेलिस्ट है तो हम फिर डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? हिस्टोरिकल यूनिवर्सलिटी यूज करता है, एज ऑफ ट्रेजी कॉमेडी थी और फोटो ऑफ वर्ड क्रिएट कर देता है। उसके अलावा क्या करता है? क्राफ्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द विक्टोरियन एज। ठीक है, ये सारी हेडिंग है। सिडनी कार्टन्स एंड मॉरल कैसे दिखाया उसने। ही रिफॉर्म्स हिज नेशन थ्रू मेजर हिस्टोरिकल इवेंट। डीकन फील्स नो सिंपैथी फॉर द क्रूवल कैरेक्टर्स, जैसे डिफार्ग है, जैसे एवरमॉन्ड है, जैसे मार्कस एवरमॉन्ड है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं दिखाता, उसे बड़ा बुरा शो करता है। अब जरा लिखते जाएं। ये 3 तरह से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ये इसी एक पे लगते हैं सारे, यानी आप अगर एक क्वेश्चन आज मुझसे करेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा, तो आपके कम से कम 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कहता है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अ टेल ऑफ द टूर सिटी एज अ हिस्टोरिकल फिक्शन। प्लीज इसको लिख लें, ये सारी हेडिंग्स लिख लें ताकि आपको पता हो कि अगर चार्ल्स डिकन एज अ गुड हिस्टोरिकल राइटर, चार्ल्स डिकन एज अ रिफॉर्मर, चार्ल्स डिकन एज अ सोशल क्रिटिक्स, चार्ल्स डिकन एज अ मॉरलिस्ट, चार्ल्स डिकन एज अ गुड नॉवेलिस्ट एक्सेप्ट शेक्सपियर, कि बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन शेक्सपियर से अच्छा नहीं। ठीक है, उसके सेकंड लेवल पे। तो अगर इस तरह की कोई भी वो बात पूछ ले किसी के साथ कंपेयर करके, तो हमने फिर भी उसे नॉवेलिस्ट अच्छा साबित करना है। अच्छा देखिएगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ और कंक्लूजन इसका खुद लिखवाऊंगा। लिखें, अपने वर्ड में लिख लें, चार्ल्स डिकन इज ओनली वन। Charles Dickon is only one who enjoys high hat in Victorian age. Charles Dickon एक ऐसा नॉवलिस्ट है जो विक्टोरियन एज के जितने भी नावल हैं उनमें उस एज के नॉवलिस्ट से आला मकाम रखता है, हाई पोजीशन रखता है। एज अ नॉवलिस्ट इन हिज राइटिंग, कॉमा डाल के, एज अ नॉवलिस्ट इन हिज राइटिंग ही इज एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ, आगे आप लिखते जाएंगे, इन हिज राइटिंग यानी एज अ नॉवलिस्ट इन हिज राइटिंग ही इज एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ टेल टेलर, करेक्टर क्रिएटर, इमेज बूस्टर,
देखें कैरेक्टर बड़े अच्छे बनाता है। उसने सिडनी कार्टन का कैरेक्टर बनाया तो बहुत अच्छा बनाया, उसने चार्ल्स डार्विन का बनाया तो बहुत अच्छा, लूसी बनाई तो बड़ी खूबसूरत बनाई, उसका जो स्केच खींचा बड़ी ब्यूटीफुल उसने लेडी बनाई। ठीक है, वो कहते हैं कि वो ब्लेंड ऑफ ही इज एन अमेजिंग, उसके अंदर क्या है, बहुत अमेजिंग ब्लेंड ऑफ टेल टेलर, यानी उसके अंदर मिलाप, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाप, यानी उसकी पर्सनालिटी के अंदर क्या है, ब्लेंड ऑफ टेल टेलर है, कैरेक्टर क्रिएटर है, इमेज बूस्टर है। इमेज कैसे बनता है कि वहां पे जब वो ड्रम जो होता है वो शराब का नीचे गिरता है, बॉक्स कोई शराब का जो है बॉल वो टूटता है, तो वहां से गैस्पर नीचे शराब उठाता है और उसका कलर रेड हो जाता है, तो वो गैस्पर क्या करता है, वॉल पे लिख देता है ब्लड। अब ब्लड जो है एक इमेज है किसका, कि अब खून बहेगा, लोग मरेंगे, रेवोल्यूशन आएगा, लोग यहाँ पे कत्ल होंगे। क्या हुआ था कि एवरमॉन्ड ने एक बच्चे को, एक पीसेंट के बच्चे को किसके, अपनी बग्गी के नीचे, अपनी कार्ट के नीचे देता है, उसको नॉक डाउन कर देता है और उस पर सॉरी भी फील नहीं करता, कहता है ऐसे सिक्का उठा के फेंक देता है कि तुम लोग अपने बच्चों का जाने ख्याल क्यों नहीं रखते, और उसमें वैसे ही चला जाता है। वो पीसेंट उसके घर घुस के उसको मार देता है, रात को कत्ल कर देता है। और वो जो ब्लड लिखता है वहां पे, वो एक इमेज है कि यहां पे एक खून का रेवोल्यूशन आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टोरी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का दौर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग और आफ्टर दौर इस प्ले के अंदर सेटिंग दिखाई गई है। 3 एक्ट प्ले है, याद रखें 3 एक्ट्स प्ले है। पहला एक्ट किसको जाहिर करता है, रिकॉल टू लाइफ, दूसरा गोल्डन थ्रेड और तीसरा स्टॉर्म का, जहां पे अफरा तफरी है, क्योस है और अब्रप्ट है, हर चीज 6 और 7 है, फाइटिंग है और पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर किलिंग वन अनदर। ये सिचुएशन दिखाई गई है, डिस्टर्बेंस दिखाई गई, क्रम्बलिंग कंडीशन दिखाई गई, कंफ्यूजन दिखाया गया है, अब्रप्ट कंडीशन दिखाई गई है, जहां पे हर चीज आपको 6 और 7 नजर आ रही है फ्रांस की। 2 सिटी का कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। इंग्लैंड उस वक्त प्रोग्रेस में था, लेकिन फ्रांस की हालत 6 और 7 थी, फ्रांस की हालत क्रम्बलिंग कंडीशन में थी। They people are fighting with each other because there was French Revolution going on, but the England was at stable condition. That was the Victorian era, and people were making progress, industrial revolution, technological revolution, and other revolutions were there, and England were making progress by day and night that time. But France was not in a good state that time. उस वक्त की जो क्वीन थी मैरी और किंग जो ल्यूइस था वो भी करप्ट थे, वो नेकलेस बनाने में लगे थे, अपनी चीजों को एंजॉय करने में लगे थे। कहते हैं कि एक गरीब ने कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो उसमें से एक अरिस्टोक्रेट ने कहा कि घास खा लो। घास क्यों नहीं खा लेते आप लोग, आप तो हो ही वॉर्म, कीड़े मकोड़े, और आपका काम ही है कि अरिस्टोक्रेटिक और ड्यूक नवाबों को सर्व करना। तो इसलिए ये इनकलाब आया था। ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। इन हिज राइटिंग लिख लें, इन हिज राइटिंग ही इज एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ, किस चीज का ब्लेंड है, अपनी राइटिंग के अंदर ही इज ब्लेंड ऑफ टेल टेलर, कॉमा, कैरेक्टर क्रिएटर, इमेज बूस्टर, इमेज को बूस्ट करता है, इमेज जो आवाजें नजर आती है, जैसे उसने ब्लड लिखा तो ब्लड का पता चल गया कि अब यहां पे खून बहेगा, फाइट होगी, लोग मरेंगे, यहां पे अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लव स्ट्रीकन, अपनी लाइफ में उसने क्या गुजारा, लव स्ट्रीकन, कि उसे प्यार भी नहीं मिला। पॉवर्टी स्ट्रीकन, उसने शू मेकर जो फैक्ट्री थी, शू पॉलिश फैक्ट्री में काम करता रहा है बचपन में, मैंने बताया आपको, तो उसने पॉवर्टी स्ट्रीकन लाइफ भी गुजारी है। ला स्ट्रीकन, कि उसके वालिद जेल में रहे हैं, उसने ला स्ट्रीकन भी हो रहा है। क्लास स्ट्रीकन, कि वो क्लास भी वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता था। नो, आगे ही वाज, अगला सेंटेंस यहां पे इसे खत्म कर दें। अगला, ही वाज आल्सो सोशल रिफॉर्मर, क्या था वो, सोशल रिफॉर्मर था। वो कहता है सोशल रिफॉर्म कर दूं, अगर मैंने इस सोसाइटी को कहता है ठीक ना किया तो यहां पे भी एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। वो डर रहा था कि कितनी कतरों गाज 40,000 नवाबों को, उनको बच्चों को, जब एक बच्चे को हेड कटर उसके सर पे रखा जाता है तो क्या वो आलम होगा। कहते हैं कि उन लोगों ने उनके नवाबों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। ही वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर
वो एक सोशल रिफॉर्मर था, जज था, कॉमा लगाएंगे, जज, सोशल सेटरिस्ट, सोशल स्टायर, सोसाइटी पे स्टायर करने वाला था। आगे पेंटर था, जैसी लाइफ देखता था वैसे पेंट कर देता था। पर्पर पोजेसर्स, जो उसका पर्पस होता था उस पर बड़ा पोजेसिव होता था। ह्यूमनिस्ट था, इंसानियत के लिए हमदर्दी रखता था। एंड हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन था। ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, आगे आप हेडिंग लिखेंगे, जरा हेडिंग लिख लें फिर एक्सप्लेन करता हूं। पहली हेडिंग आप देंगे, लिखें, अगर उसमें कोई स्पेलिंग का मसला है, जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट लिखाया है तो वो मुझसे आप पूछ सकती हैं। जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट लिखवाया है, इसमें अगर कोई स्पेलिंग का इशू है तो वो मुझसे पूछ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बूस्टर के स्पेलिंग होते हैं BOASTER। बूस्टर का मतलब होता है बढ़ाना, इमेज पेश करना, ठीक है, शो करना। स्ट्रिकन, पावर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है कि जो किसी चीज से दो चार हो, वो पावर्टी से दो चार रहा है। STRIKEN, स्ट्रिकन, STRICKEN, स्ट्रिकन। ठीक है जी, अब हमने इंट्रोडक्शन इसका लिख लिया। मेन हेडिंग जरा लिख लें, उनको हमने एक्सप्लेन कर देना अपने। हिस्टोरिकल यूनिवर्सैलिटी, हिस्टोरिकल यूनिवर्सैलिटी यानी उसके वर्क में हिस्टोरिकल यूनिवर्सैलिटी है, वो हम डिस्कस करते हैं। आप पहले हेडिंग लिख लें। दूसरी हेडिंग देंगे आप, एज ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ये एज थी ट्रेजिक कॉमेडी, एज ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। फोटो